A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. In this video we will learn about distribution. Okay, in the last video I have taught about economy, market, production. In this video we will learn about distribution, and after covering this topic we will cover new topics like demand and supply, income expenditure, labor, liberalization, privatization, globalization and industrialization. As you know that I am covering unit 2 which is economic concepts. Okay, so let's start. बट शुरू करने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ. दिस इज़ द पिक्चर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिखाता है इनइक्वालिटी. ये दो चीज़ दिखाता है. क्या दिखाता है? एक तो दिखाता है डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किस चीज़ का दिखा रखा है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन. और दूसरा क्या दिखाता है? ये साथ ही दिखाता है इनइक्वालिटी, है ना. इनइक्वालिटी को ये दिखाता है. आई होप कि आपको ये समझ में आया पिक्चर. अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ. बट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें. मैं देख रहा हूँ कि वीडियो पे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, 100+ व्यूज़ जा रहे हैं, बट अभी लाइक बहुत कम आ रहे हैं. तो इस वीडियो पर क्या करें? वीडियो पर लाइक ज़रूर करें. और इस वीडियो पर जो लाइक का टारगेट है हम रखते हैं 50. अगर आप इसे 50 लाइक करा देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और भी अपकमिंग वीडियो जो है टाइम टू टाइम जल्दी से जल्दी आपके लिए लाता रहूँ. ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ. तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कोई आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? बंटवारा, है ना, या बांटना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बट इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में आज हम डिस्ट्रीब्यूशन को हम समझेंगे. जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि हम उसको हमेशा ध्यान में रखना. जब हम पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो को, तो उसको हमेशा ध्यान रखना. एक तो दो चीज़ है वहाँ पर. एक तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, किसका हुआ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वेल्थ का. और दूसरा क्या है उसमें? दूसरा है हमारा वेल्थ के साथ साथ किस चीज़ का है, क्या चीज़ और दिखाता है वो पिक्चर? वो दिखाता है इनइक्वालिटी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक के बारे में अच्छे समझते हैं. अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन इकोनॉमिक्स क्या है कि टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के रेफर करती है किसको? कि हाउ, कैसे वेल्थ इनकम एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड ग्रुप्स इन द सोसाइटी. कि किस तरीके से कैसे वेल्थ यानी कि संपत्ति, इनकम और अदर इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं किस तरीके से एलोकेटेड हैं इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को और ग्रुप को सोसाइटी के अंदर. ठीक है, ये किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ को बात करता है? ऐसा क्या होता है उसको रेफर्स टू इन इकोनॉमी. वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन को मेज़र करने के लिए या फिर हमें इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए हमारे पास दो टर्म हैं या दो वो हैं स्केल्स हैं. वो क्या हैं? गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंस कर्व, जो डिग्री दिखाते हैं, इंडिकेट्स करते हैं कि डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, ये इस चीज़ को क्या करते हैं? ये दिखाते हैं. ये मेज़र करने के लिए हम क्या है इनका यूज़ करते हैं, लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट. तो लॉरेंस कर्व को समझने के लिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. इसको हम जो लिखा हुआ है इसको हम पहले स्लाइड देखेंगे, उसको अच्छे लॉरेंस कर्व को समझेंगे. उसके बाद आके हम इस पॉइंट को, जो नीचे का जो पॉइंट है या नीचे का जो पैराग्राफ है, उसको हम पढ़ेंगे ताकि और अच्छे से क्लियरिटी हमारे माइंड में हो सके. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये है हमारा आपके सामने है लॉरेंस कर्व. लॉरेंस कर्व किस चीज़ को दिखाता है? लॉरेंस कर्व दिखाता है इनइक्वालिटी को. किसको दिखाता है? इनइक्वालिटी, असमानता को दिखाता है. असमानता किसकी? वेल्थ की, इनकम की, अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की. क्या किस चीज़ को क्या दिखाता है? असमानता दिखाता है. ठीक है, इतना समझ में आया. अब समझते हैं लॉरेंस कर्व क्या है, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, और हम इसको, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और अब आसपास की चीज़ों से साथ रिलेट करते चलें. इस लॉरेंस कर्व को जो है अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने सोसाइटी में, कम्युनिटी में, इवन फिर स्टेट, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पर जो है आप इसको समझते हुए चलें, ताकि आपके जो इसको अप्लाई करते चलें. एक तरीके से आप अपने लेंसेज को ओपन रखें. तभी भी अब मैं बात करूंगा जब डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप अपने लेंसेज को ओपन रखें, अपने देखें, सराउंडिंग्स में देखें, अपने फैमिली की तरफ देखें, अपने कम्युनिटी की तरफ देखें, सोसाइटी की तरफ देखें, और फिर स्टेट, फिर नेशन की तरफ देखेंगे किस तरीके से इनइक्वालिटी है, कितनी इनइक्वालिटी है और उसका क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसके कारण हैं. मैं उन सभी के बारे में आगे चल के इस वीडियो में उसका डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है, तो लॉरेंस कर्व में हम समझने के लिए यहाँ पर हम देते हैं एक्स, यहाँ पर आ जाता है हमारा वाई, है ना. एक्स किस चीज़ को दिखा रहा है? एक्स प्रेजेंट कर रहा है इनकम को, और वाई प्रेजेंट कर रहा है किसको? पॉपुलेशन को.
ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर 100 रुपीज़ जो हम अर्न करते हैं, कितने लोग हैं, और 100 ही लोग हैं, 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे किसके पास कितना वेल्थ है, किसकी कितनी इनकम है, किसके पास कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है हमारी सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और साथ ही में एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जैसे कि स्टेट है, हमारे पास जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट है, और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेल्थ का वो होता रहे, वो एक ही तरीके एक जगह पर मास कंसंट्रेशन ना हो पाए वेल्थ का, इस चीज़ का भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है, इसको भी नज़र में रखना। जैसे कि आर्टिकल DPSP है, आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39B DPSP किसके बारे में बात करता है, वो ये बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और कहीं पर भी कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ नहीं होना चाहिए पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर फैमिली पर या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर, एक ही जगह पर सारा का सारा वेल्थ और जो कंट्री का रिसोर्सेज हैं वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए एक ही जगह पर, वो क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, फंडामेंटल जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है स्टेट की। अब थोड़ा अच्छे से समझते हैं इसको, लॉरेंस कर्व को, ठीक है। अगर लॉरेंस कर्व को हमने बना दिया, अब उसके बीचों बीच हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। उस लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने कि इस लाइन को क्या नाम दिया, इस लाइन को हमने नाम दिया है लाइन ऑफ इक्वालिटी। अगर हम यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वालिटी, अगर हमारी इनकम और हमारा पॉपुलेशन अगर बिल्कुल सेम फिट आ रहा है, एक ही कॉर्नर पर एक बराबर है, इक्वल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वालिटी कहलाएगा, या फिर वो लाइन ऑफ इक्वालिटी से टच होगा। फॉर एग्जाम्पल की तरह हम समझ लेते हैं इससे, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारा 40, ठीक है, और यहाँ लिखा है हमारा 40 क्या है, हमारा यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर क्या है, हमारा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा इनकम है, अब इनकम हमारी 40 रुपये, और 40 रुपये है मान के चलो देश हमारे सोसाइटी में 40 रुपये हैं, और 40 के रुपये 40 लोगों में ही बटे हुए हैं। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इक्वालिटी को, कि यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, इक्वल है। यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या है, इक्वल है, बराबर है, सभी के लिए बराबर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। और मान के चलो यहाँ पर हमारे फ़ोन के चलो 80 रुपीज़ हैं, और वो 80 रुपीज़ कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हैं, 80 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो वो किस चीज़ को ऐसे शो कर रहा है, वो कर रहा है हमारा इक्वालिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वालिटी, यानी लाइन ऑफ इक्वालिटी को टच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोसाइटी में क्या है, इक्वालिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो है 80 रुपये है, 80 लोगों के पास है, सभी के पास 1-1 रुपया है, तो कोई इशू नहीं है, अच्छा है, बराबरी है सभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर सपोज करो ये लाइन ऑफ इक्वालिटी पर नहीं होती है, और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है ना, लोग ज़्यादा हैं और इनकी इनकम कम है, तो वहाँ पर क्या होगी, वो इनइक्वालिटी होगी, है ना, इनइक्वालिटी होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, हम यहाँ पर 40 लोग हैं, 40 लोगों के पास यहाँ पर हम एक सीधा लाइन लेते हैं, और 40 लोगों के पास ये मान के चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर 15 मान लो, 18 मान लो, जो भी करीब हो वो मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब 40 लोगों के पास कितना पैसा है, 40 लोगों के पास सिर्फ 18 रुपये है, तो अब यहाँ से क्या होना शुरू हुआ, इनइक्वालिटी, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। उसके बाद अब फिर और एक देखते हैं, और हम देखें यहाँ पर 60, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको सीधा कर्व को ऐसे सीधा लाइन ले देंगे, थोड़ा टेढ़ा हो गया सपोज, सॉरी उसके लिए, बट मान के चलो यहाँ पर ये एक ऐसा लाइन है ना, और ये उसके बाद यहाँ पर हम सीधा स्ट्रेट लाते हैं, दैट्स इट। अब 60 लोगों के पास कितना रुपए है, मान के चलो यहाँ पर हम मान लेते हैं 35 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 40 भी पूरा नहीं हो रहा है। अब 100 लोग हैं, 100 लोग में से 60 लोगों के पास जो है कितना है, उनके पास सिर्फ 35 रुपीज़ हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। इसी इनइक्वालिटी को शो करती है ये लाइन, जो कहलाती है लॉरेंस कर्व। ओके, ये लाइन क्या कहलाती है, लॉरेंस कर्व। समझ में आया, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल बेबी स्टेप्स के साथ लेकर चल रहा हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और याद रहे हमेशा हमेशा। तो ये जब डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होगी, तो लॉरेंस कर्व का जो बैंड है ये और भी ज़्यादा बैंड होगा, या फिर ऐसे भी होगा, जितना बैंड होगा ये सोचो उतनी ही इनइक्वालिटी होगी। अगर सपोज यहाँ से शुरू होता है, तो इसका मतलब ये है कि इतने लोगों के पास तो कुछ पैसे ही नहीं है, वो तो बहुत गरीब हैं, वो तो बहुत ही गरीब लोग हैं जिनके पास 1 भी रुपया हिस्से में नहीं आया है जिनके, है ना। तो जिस तरीके से अगर ये बैंड जितना नीचे की तरफ से आएगा,
है ना, जितना उतना ही क्या होगा सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ओके, जैसे कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है कि 1% लोगों के पास कितना पैसा है और बाकी लोगों के पास कितना पैसा है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी लास्ट ईयर आई गेस, जो उसका डेटा थोड़ा रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो उसमें क्या था कि आई गेस उसमें था कि 1% लोगों के पास, अगर आप सही आपको एग्जैक्ट डेटा क्लियर हो तो एक बार बता देना, बस मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 1% जो पॉपुलेशन है, 1% पॉपुलेशन के पास क्या है, उनके पास हैं 63% ऑफ वेल्थ, 63% ऑफ वेल्थ है इंडिया के अंदर। मान के चलो कि हमारे देश की जो 1% पॉपुलेशन है, सिर्फ 1% पॉपुलेशन, उसके पास कितना है, 63% ऑफ वेल्थ है, यानी इतना पैसा, यानी एक लोगों के पास या 1% लोगों के पास कितना पैसा है, 63। या फिर और इजी एग्जांपल में समझने की कोशिश करें तो मान के चलते हैं कि एक ही आदमी के पास कितने रुपए हैं, 63 रुपये हैं, और बाकी जो बचते हैं हमारे 37 जो 37 जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं, वो बाकी 99 लोगों के पास हैं, वो बाकी जो है 99 लोगों के पास। तो अब देखो यहाँ पर कितनी ह्यूज इनइक्वालिटी हुई कि 1% यानी एक आदमी के पास तो 63 रुपये हैं, 63 रुपीज़ हैं, बट जो क्या है कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग पॉपुलेशन कितनी है हमारी, रिमेनिंग पॉपुलेशन है 99%, 99 लोगों के पास कितना वेल्थ है, सिर्फ और सिर्फ 37%, सिर्फ और सिर्फ 37%। तो इसलिए किस चीज़ को दिखाता है, ये दिखाता है ह्यूज इनइक्वालिटी को। किसको दिखाता है, ह्यूज इनइक्वालिटी को दिखाता है। ओके, समझ में आया, ह्यूज इनइक्वालिटी को शो करता है। अब ये अगर सपोज करो, अब कुछ लोगों को क्या कहना होगा कि जो लोगों ने कमाया है, मान के चलो जो 1% के पास जो हमारा 67 या 63 रुपीज़ हैं, वो जो है उनकी मेहनत की कमाई है, वो उन्होंने कमाया है, उनका टैलेंट है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 39B क्या कहता है कि कंसंट्रेशन नहीं होने देना है, किसका, वेल्थ का, इनकम का, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, किसी एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के पास या पर्टिकुलर एक ग्रुप के पास, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है सोसाइटी को अच्छे से रन कराने के लिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस पर नज़र रखना, इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ओके, अब जैसे मैंने बताया कुछ लोग कहेंगे उनका टैलेंट है, उन्होंने कमाया, लेकिन अगर जब ये पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन जब दोनों मिल जाते हैं, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों मिलकर गवर्नमेंट इसको फ़ायदा पहुंचाती है अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, और गवर्नमेंट को ये फंड करता है इलेक्शन के टाइम पर, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्या कहलाता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म के थ्रू क्या हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म के थ्रू जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी है वो उसको फ़ायदा कर रही है, किसको, उसी 1% को। अब उस 1% को जो फ़ायदा कर रही है, उससे जो 99% जो लोग हैं वो बहुत हाशिए पर जा रहे हैं, बहुत वल्नरेबल हो रहे हैं, और उनके पास जो है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो रही है। तो उसको, उस कॉन्टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, जब वहाँ पर पॉलिटिशियंस और जो हमारे बिजनेसमैन है, जब ये आपस में इन दोनों का नेक्सस बन जाता है तो उसको बोलते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। ओके, तो इसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उन्होंने इनकम अपनी जो जनरेट की है सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के बिहाफ पर की है, उसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है और अदर फैक्टर्स भी, करप्शन के और सब चीज़ें वहाँ उसमें होती हैं, ठीक है, ये याद रहेगा हमेशा। तो जैसे कि हमने इसके बारे में समझा, लॉरेंस कर्व के बारे में। अब अगर हम इकोनॉमिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि अगर लाइन ऑफ जो लॉरेंस कर्व की जो हमारा लाइन है वो अगर स्ट्रेट है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो हम कहेंगे टिल्टेड है, बैंड है, इतने डिग्री पर बैंड है। यहाँ जो डिग्री है ना, ये 45 डिग्री कहलाता है। 45 डिग्री जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है ये 45 डिग्री कहलाता है ना। अगर मान के चलो वो कहें कि 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो जितना ज़्यादा डिग्री होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इनइक्वालिटी को वो शो करेगा। ओके, और जैसे मैंने अब बताया इसके बारे में, लॉरेंस कर्व के बारे में, उसी तरीके से गिनी कोएफिशिएंट है, उसका फॉर्मूला है a प्लस बी। ओके, इसका क्या है, फॉर्मूला है, ये जो पोर्शन है ये a कहलाता है, ये b कहलाता है, ठीक है। अगर जब हम इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे उसके बाद उनका डिवीजन होगा तो जो निकल के आएगा, जो एक आता है तो एक रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम इनइक्वालिटी को,
मैक्सिमम इनइक्वालिटी को, और जीरो अगर आता है तो जीरो रिप्रेजेंट करता है किसको, जीरो रिप्रेजेंट करता है इक्वालिटी को। ये गिनी कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है और ये जो है क्या है, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इनइक्वालिटी का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो गिनी कोएफिशिएंट का है या फिर लॉरेंस कर्व का है, या जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो गिनी कोएफिशिएंट का है या फिर लॉरेंस कर्व का है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो याद रखना लॉरेंस कर्व जो है वो ग्राफिकल है, जी फॉर ग्राफिकल है ना, और उसके बाद जो गिनी कोएफिशिएंट है वो क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी है ना। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया चीजें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और थोड़ा और आगे समझते हैं जिसको और अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, आगे का जो हमारा टॉपिक है, अब जैसे मैंने आपके पिछले स्लाइड में बात किया किसके बारे में, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के बारे में। तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आती है वो कहती है इनइक्वालिटी हैज़ बीन राइजिंग शार्पली फॉर द लास्ट 3 डिकेड्स, यानी पिछले 3 सालों में बहुत स्पीड से जो है इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जो रिचेस्ट हैं वो कॉर्नर ह्यूज पार्ट ऑफ द वेल्थ क्रिएट हुआ थ्रू क्रोनिक कैपिटलिज्म, जो मैंने आपको टर्म बताया अभी, क्रोनिक कैपिटलिज्म एंड इनहेरिटेंस, इनके थ्रू से क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का कहना है कि बहुत ही शार्प लेवल से, बहुत ही शार्प नहीं, बहुत तेजी के साथ क्या हो रहा है, पिछले 30 सालों में रिचेस्ट जो है और रिच हुए हैं और गरीब जो है और गरीब हुए हैं, जो क्रिएट किया है इसके थ्रू, क्रोनिक कैपिटलिज्म के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया क्रोनिक कैपिटलिज्म के थ्रू। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। उसके बाद दे आर गेटिंग रिचर एट मच फास्टर पेस वाइल द पुअर आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू अर्न बेसिक या मिनिमम वेजेस एंड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विस विच कंटिन्यू टू सफर फ्रॉम क्रोनिक अंडर इन्वेस्टमेंट। अब इनके वजह से भी क्या हो रहा है कि उनको और इनइक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हेल्थ केयर सर्विसेज अगर गरीब को नहीं मिल पाएंगी, उसको अपनी पॉकेट से स्पेंड करना होगा, तो उनके महीनों की इनकम चली जाती है। अगर प्राइवेट में अगर आप इलाज कराने जाएंगे तो उसमें आपके महीनों की सैलरी खत्म हो सकती है सिर्फ 10-12 दिन के अंदर अंदर ही, है ना। तो इतना लेवल पर इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, जहाँ पर एक जगह पर 1% लोग 63% वेल्थ को रोक के रखे हैं, बाकी जो 37 रुपीज़ बचते हैं उसमें 99% लोग हैं। तो इतना इनइक्वालिटी, उस पर जो है गवर्नमेंट की दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जो है, जहाँ पर करप्शन है, जहाँ जिसकी वजह से इतना इनइक्वालिटी होती जा रही समाज में, उस फैक्टर को एड्रेस करे और उसको रिजोल्व करे। जैसे आर्टिकल 39B की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दिखाता है हमारे किसके बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा हमें बताने की कोशिश कर रहा है ये पिक्चर, है ना। इसमें क्या दिखाया, इसमें दिखा रहे हैं कि इनइक्वालिटी किल्स 1 पर्सन एवरी 4 सेकेंड, हर 4 सेकंड में एक आदमी क्या हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी, किसकी वजह से, इनइक्वालिटी की वजह से। जैसे कि यहाँ पर दिखा है 5.6 मिलियन लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, इतने 5.6 मिलियन लोग के पास जो है हेल्थ एक्सेस ही नहीं है ना। उसके बाद क्या है, जेंडर बेस्ड वॉयलेंस, उसके बाद क्लाइमेट ब्रेकडाउन, उसके बाद हंगर, ये सब क्या फैक्टर्स हैं, इनइक्वालिटी जो शो कर रहे हैं, ये सब फैक्टर्स हैं जिनके वजह से क्या हो रहा है कि डेथ हो रही है लोगों की, ये इनइक्वालिटी को शो कर रहे हैं। अगर आपके पास इक्वल हेल्थ केयर सर्विस होगी तो आप जो है आपके सर्वाइवल के रेट बढ़ जाएंगे। अगर आप किसी वॉयलेंस के शिकार नहीं है, पर्टिकुलर जेंडर बेस्ड वॉयलेंस होते हैं या फिर स्ट्रक्चरल वॉयलेंस होता है ना, अगर इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी के लिए, तो इस सब तरीके का जो डेटा है वो चेंज होता नजर आएगा और जो है हमारा समाज अच्छे से और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ये है, कुछ कारण हैं, क्या कारण हैं, जैसे बताया डिफरेंसेस इन एजुकेशन लेवल, हर किसी को एक जैसा एजुकेशन का नहीं मिला है लेवल, कोई DPS में गया है, कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल में गया है, तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा है। बट अब तो सरकारी स्कूल भी थोड़ा बेहतर हुए हैं पहले से, तो और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है या फिर इनइक्वालिटी समाज में बढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है ना। उसके बाद क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है वो भी बहुत हद तक आपको इनइक्वालिटी की तरफ ले जा सकती हैं या फिर आपको प्रोस्पेरस भी कर सकती हैं। लाइक अगर आप आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है जो आपको बाढ़ है, वहाँ पर बहुत बाढ़ आती है, फ्लड आती है, ड्रोट होता है, तो वो सब एक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी आपको क्या करते हैं, वो भी आपको पुल करते हैं, पुश करते हैं गरीबी की तरफ, आपको गरीबी की तरफ धकेलते हैं वो भी, ठीक है। उसके बाद हेरिटेज, फिर टैक्स एडवांटेजेस, फैमिली इनकम, है ना, डिफरेंसेस इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर,
पॉलिटिकल इन मोटिव्स, ग्लोबलाइजेशन, डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस और ड्रग एब्यूज़। ये भी क्या है, ये कारण हैं, ये भी बड़े रीज़न है जहाँ पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, अब हम जान लेते हैं रीज़न क्या है, रीज़न बिहाइंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। अब ले सबसे पहले तो रीज़न दिया है इसमें, फेलियर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, है ना। लेबर जो है इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग की जो है फेलियर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो एक हब बन सकता है इंडिया अपनी लेबर को इस्तेमाल करके, वो नहीं बन पा रहा है। तो उसके वजह से भी क्या है कि इनइक्वालिटी को जो है प्रमोट हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, कुछ लोग ही पर्टिकुलर जो हैं वो ग्रोथ करते जा रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ का मीन्स का इस्तेमाल कर करके और जो अदर मीन्स का इस्तेमाल करके, और जो बहुत बड़ा लोग हैं, बहुत बड़ा जो तबका है वो बेरोज़गार रह जा रहा है। उसके अलग रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि मशीनरी को उसमें बोला जाता है कि मशीनरी भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उसके लिए जॉबलेस ग्रोथ होने की वजह से। लेकिन उसमें क्या है कि पूरा इस तरीके से नहीं है। देखो मैं आपको उसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ऐसा, हम पहले हाथ से काटते थे उसको, है ना, जो मान लो कोई कॉटन वगैरह होता था तो हाथ की मशीन होती थी, उनके थ्रू हम उसको करते थे, पूरा जो कपड़ा बुनना होता है कि धागा को जोड़ते थे, है ना, इस तरीके से करते थे। अब क्या है कि पूरे दिन में मान के चलो 10 मीटर कपड़ा तैयार करा उन्होंने, लेकिन अब मशीन आ गई, मशीन ने क्या करा, मशीन ने 100 मीटर कपड़ा तैयार कर दिया, वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर 100 मीटर कपड़ा तैयार कर दिया। कहाँ उन्होंने 8 घंटे या 10 घंटे लिए थे 10 मीटर तैयार करने के लिए। अब मशीन से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गया है। लेकिन अब जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, है ना, वो काम कर रहे थे, तो उनका जॉब किसने ले लिया है, मशीन ने ले लिया। बट यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो जो उनका नेचर ऑफ वर्क बदलेगा। अगर वो अपने आप को मार्केट में फिट करना चाहते हैं, अपने आप को उनकी डिमांड में बनी रहे, तो उनको क्या होगा कि उनको ऐसी स्किल्स सीखनी होगी जो कि मशीन को ऑपरेट करना आना हो, मशीन को ठीक करना आना हो, मशीन की रिपेयरिंग करना आना हो। तो वो सब चीज़ का है, उनके काम शिफ्ट होंगे, उनके काम जो है शिफ्ट होंगे, और वो उसको अडेप्ट कर लेते हैं तो वो भी सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी अच्छे से बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन हम मशीनरी को पीछे छोड़ नहीं सकते। अगर मशीनरी को पीछे छोड़ेंगे तो बहुत जो है प्रोडक्शन में बहुत कमी आएगी, जिसकी वजह से डिमांड बहुत है, और डिमांड बहुत है तो उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इसके बारे में अच्छे से हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही बेस्ड है, उसमें हम और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और क्या क्या रीज़न है, रीजनल एंड इंटरेस्टेड डिस्पैरिटीज़, जैसे रीजन टू रीजन भी बहुत इनइक्वालिटीज़ है। लाइक आपके सामने अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली, तो दिल्ली का नाम आते आपको लगेगा कि हाँ अच्छी लिविंग कंडीशन है, लोगों के पास पैसा भी है, मोबिलिटी भी अच्छी है, हेल्थ केयर भी है, एजुकेशन भी है, और सब कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करूँ कोई ऐसा पिछड़ा रीजन जो कि बहुत ही पिछड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेवात को बहुत ही पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, मेवात का नाम लूँगा, तो आपके से क्या है, बहुत इनइक्वालिटी दिखेगी, ह्यूज डिस्पैरिटीज़ दिखेगी इन दोनों जगहों के बीच में। या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट को भी ले लें हम फॉर एग्जांपल, या फिर बिहार भी ले लें, अगर यहाँ पर हमने स्टेट बोला है, अगर यहाँ पर हम बिहार भी ले लें, तो आपको वो सब चीज़ें जो यहाँ पर अवेलेबल हैं वो नहीं होगी। तो उसमें क्या होगी, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हो रही हैं, है ना। इसके वजह से भी क्या है, इनइक्वालिटी हो रही है इंडिया के अंदर। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, रिजिड सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट, है ना, कास्ट, क्लास, रीजन, रिलीजन, ये भी बहुत हद तक रीज़न है, कारण है किस चीज़ का, इनइक्वालिटी का इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद टैक्स एवेशन, रिग्रेसिव टैक्स होना, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सिक्वेंट लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। हमारी क्या मोस्टली इंपोर्ट ओरिएंटेड है कि हम इंपोर्ट करते रहते हैं बाहर से। अगर हम एक्सपोर्ट करना जिस दिन हम शुरू कर देंगे, जैसे यहाँ पर था मैन्युफैक्चरिंग का, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग अपना बढ़ा लेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन भी हमारी इनइक्वालिटी कम होती नजर आएगी, लोगों के पास ज़्यादा काम होगा, रोजगार होगा, जिससे कि इनइक्वालिटी कम होती नजर आएगी। ओके, फेलियर ऑफ फिर उसके बाद करप्शन भी बहुत बड़ा कारण है किसका, इनइक्वालिटी का। ओके, ये हमारे रीज़न थे जिनके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे किसके बारे में, अब हम जान लेते हैं थोड़े से और जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं हुई है, तो ग्लोबलाइजेशन उसमें से क्या कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एज द वर्ल्ड बिकम्स द मोर इंटरकनेक्टेड, है ना। ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड क्या बना है, मोर इंटरकनेक्टेड बना है। इवन एग्जांपल के तौर पर समझा कहते हैं कुछ लोग कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ है कि पूरे दुनिया को एक हमने छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है, स्मॉल विलेज में क्या कर दिया है, तब्दील कर दिया कि कुछ भी कहीं भी होता है, जैसा भी होता है हमें तुरंत पता लगता है, जैसे किसी छोटे गांव में पता लगता है ना। इसी तरीके से हम क्या है, इंटरकनेक्टेड भी हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इनकम कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, किसके वजह से हो सकती है, सच एज ट्रेड की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से और माइग्रेशन की वजह से। ये भी क्या है,
कारण हो सकते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट विनर और लूजर एंड इट कैन एग्जासरबेट क्या कर सकती है, इनकम इनइक्वालिटी को बढ़ा सकती है, और इफ सर्टेन इंडस्ट्रीज रीजन्स आर अनएबल टू कम्पीट, है ना। तो इसको भी ये कर सकता है, क्या कर सकता है, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि अदर लोगों का फंडिंग आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जो अदर फॉरेन से आती हैं चीज़ें, कंट्री वगैरह, जो भी कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो वो अच्छे मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है और उनके पास नेटवर्क होते हैं, जिसके वजह से लोकल इंडस्ट्री को भी हार्म हो सकता है ना। अगर जो कोई रीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कम्पीट ना कर पाएँ तो वो क्या हो सकती है, ख़त्म भी हो सकती है, इसके भी उसका नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड फैक्टर क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में पिछली बार बताया था आपको कि टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। टैक्सेशन किस तरीके का टैक्स के स्लैब हैं वो भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है इस चीज़ को, है ना। लाइक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द सोसाइटी। जैसे गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो भी अफेक्ट करते हैं किसको, हमारी इनइक्वालिटी को, डिस्ट्रीब्यूशन को। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मान के चलो PWD पेंशन है ना, और हमारे पास विडो पेंशन है और ओल्ड एज पेंशन है, और है ना ओल्ड एज पेंशन है, और इस तरीके की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, वेल्थ का, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। तो वो सब क्या है, ये गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, है ना। इनके ये भी क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। किस चीज़ में मेजर रोल प्ले करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से कर पाने के लिए और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, प्रोग्रेसिव टैक्स कैन हेल्प टू redistribute wealth from rich to poor, while social welfare programs can provide safety nets for those who are struggling to make ends meet। तो वो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो भी किस चीज़ में हेल्प करती है, वो हेल्प करती है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है और जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही से कर पाएँ हम सोसाइटी के अंदर, ताकि जो है सोसाइटी में इनइक्वालिटी ख़त्म हो, इक्वालिटी आए और बेसिक मिनिमम नीड जो है ऑलमोस्ट सभी की पूरी हो। ओके, तो उसके बाद फिर एक और फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन भी बहुत हद तक एक फैक्टर है जो कि बात कर किस चीज़ के लिए, कि इन्फ्लुएंस करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को एंड वेल्थ को इन द इकोनॉमी। एजुकेशन कैन प्रोवाइड इंडिविजुअल्स विद स्किल्स and knowledge they need to succeed in the labor market, or it can also help to reduce income inequality by creating opportunity for upward mobility। एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है जिसका यूज़ करके हम ये क्या कर सकते हैं, अपवर्ड मोबिलिटी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल क्लास से या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे इंस्टीट्यूट में अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी प्लेसमेंट होती है, जॉब लगती है, या फिर आप किसी गवर्नमेंट अच्छे एग्जाम को निकाल पाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी मोबिलिटी, अपवर्ड्स मोबिलिटी, यानी आपकी जो है क्लास बढ़ जाती है, आप जो है आपकी इनकम बढ़ जाती है। तो आपकी इनकम बढ़ जाती है तो और भी अदर चीज़ें जो भी आपको रिसोर्सेज मिलने होते हैं सोसाइटी में वो मिलते चले जाते हैं, है ना। तो इसमें भी एजुकेशन भी क्या करती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इसमें प्ले करती है। ठीक है, आई होप कि आप समझे होंगे कि हमने किसके बारे में बात की। सबसे पहले हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना। फिर उसके बाद मैंने आपको लॉरेंस कर्व के बारे में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने बात की। फिर उसके बाद मैंने इनइक्वालिटी को आपको बोला, इनइक्वालिटी के साथ साथ बात हम चलते रही। फिर उसके बाद हमने लॉरेंस कर्व के बारे में समझा, लॉरेंस कर्व क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और गोनी कोएफिशिएंट के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में। फिर उसके बाद हमने एक डाटा शो किया जिसमें ये दिखाता है इनइक्वालिटी के बारे में। फिर उसके बाद हमने कुछ रीजंस जाने। फिर उसके बाद हमने कुछ कारण जाने, वो फैक्टर्स जाने। फिर उसके बाद हमने रीज़न जाने किस वजह से इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर, रीजंस क्या हैं बिहाइंड इनइक्वालिटी इन इंडिया। फिर उसके बाद हमने ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा और अच्छे समझा, हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अच्छे समझा उसी के अंदर, और एजुकेशन को समझा। ठीक है, अब हम समझेंगे किसके, अब हम होता है हमारे इस वीडियो का एंड। ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।